गणतंत्र दिवस को बीते हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस बीता हुए गणतंत्र तो बीता नहीं है। गणतंत्र हमारे साथ चल रहा है। हम उसके उत्तराधिकारी भी हैं, उसके मालिक भी हैं, उसको बनाने वाले भी हैं और उसको चलाने वाले भी हैं। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस कभी समाप्त नहीं होता है। गणतंत्र की बात करें हम या लोकतंत्र की बात करें, दो शब्दों की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि लोकतंत्र में दो शब्द हैं, एक है लोक और एक है तंत्र। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसके नेतृत्व में चला, वो जयप्रकाश नारायण हमको समझाते हैं कि लोकतंत्र दो ताकतों की पार्टनरशिप है। एक लोक की ताकत है और एक तंत्र की ताकत है। ये लोक ही है जिसने इस तंत्र को बनाया है अपने मदद के लिए, अपनी सुविधा के लिए। और जब इन दो ताकतों की पार्टनरशिप होती है, इन दोनों ताकतों के बीच में तालमेल होता है, दोनों ताकतें एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है ना, करो तो एक स्वस्थ और गतिशील लोकतंत्र के लिए ऐसी पार्टनरशिप ज़रूरी है। उन्नीस में जब ये इस लोकतंत्र को बचाने और बढ़ाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस सेंटर से निकल गई और दूसरे दलों की एक मिलीजुली सरकार बनी। उसका प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का चयन हुआ। उनको संबोधित करते हुए जयप्रकाश जी ने कहा था कि ये जो लोकतंत्र है, ये दोनों ताकतों की पार्टनरशिप से ही चलेगा। और अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति बनी जब तंत्र और लोक आमने सामने आ जाएं, तब सरकार का, तंत्र का धर्म है कि वो लोक के हित में पीछे हट जाए, लोक के हित में मैदान खाली करे। ये डायनेमिक्स है जिस पर लोकतंत्र चलता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र हमेशा तंत्र और लोक के आमने सामने की रस्साकशी में बदल जाएगा। इसमें ताकत भी बहुत जाती है, समय भी बहुत व्यर्थ होता है, विकास के काम रुक जाते हैं। इसलिए सच्चे लोकतंत्र की निशानी है कि इन दोनों ताकतों के बीच में एक पार्टनरशिप हो। मैंने कहा कि ये जो 26 जनवरी गुजरी है, उसमें हमने एक नए लोकतंत्र का दर्शन किया। तो क्या था वो नया लोकतंत्र? तो अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में जो लोग थे, उन लोगों ने ये देखा होगा कि उस दिन लोग सड़कों पर उतरा। अभी तक चलन ऐसा बन गया है और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, ये दोनों ही त्यौहार जो हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पर्व जो हैं, वो सत्ता के खेल में बदल गए हैं। अब उसमें जनता कहीं भी नहीं है। झंडा भी सिर्फ लाल किले पर लहराता है, वो भी किसी सत्ताधीश के हाथ से लहराया जाता है। और लोग, जिनमें एक उत्साह होना चाहिए था अपने गणतंत्र के लिए, अपने देश की बागडोर अपने हाथ में आ गई है, इसकी खुशी का जो उत्साह होना चाहिए, वो अब कहीं बचा नहीं है। वो इस बार दिखाई दिया कि लोग सड़कों पर उतरे। मैं नहीं जानता हूँ कि दिल्ली में कभी भी किसी भी गणतंत्र दिवस पर इतने तिरंगे झंडे दिखाई दिए हों जितने तिरंगे झंडे उस दिन सड़क पर थे। छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे लोगों में के हाथों में, घरों पर, हर तरफ तिरंगा लगा हुआ था और लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर उतरे थे। और तब तंत्र कहाँ था? तो ऐसा लगता है जैसे वो मुंह छिपाकर कहीं पीछे चला गया था। थोड़ी जो लाठियाँ वाठियाँ चलीं, थोड़ी जो पुलिस वुलिस दिखी, अगर उसको छोड़ दें तो तंत्र का कहीं दर्शन ही नहीं था।
अगर इन दोनों ताकतों के बीच में पार्टनरशिप होती, ये दोनों ताकतें एक दूसरे का सम्मान करती, एक दूसरे के लिए जगह छोड़कर रखती, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तंत्र और लोक दोनों सड़कों पर बड़ी आसानी से एक उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना सकते थे। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप तो है नहीं। तंत्र हमेशा लोक के सीने पर सवार रहता है और उसकी औकात को मानने से इनकार करता है। इसलिए सारे बैरिकेड्स जो लगते हैं, सड़कों पर जो अवरोध खड़े किए जाते हैं, जगह जगह जो पुलिस खड़ी होती है डंडा लेकर, वो ये बताने के लिए कि हमारे अलावा दूसरी किसी की ताकत नहीं है। उस दिन लोगों ने उस भ्रम को तोड़ दिया। बहुत चर्चा उस दिन की फैली हुई, थोड़ी कानून विहीनता की, लॉलेसनेस की, थोड़ी तोड़ फोड़ की घटनाओं की बहुत चर्चा हो रही है। मीडिया उसको ऐसे उछाल रहा है जैसे उस दिन पता नहीं क्या हुआ सड़क पर। लेकिन जिन लोगों ने देखा और जिनको देख सकने की आँख है, वो ये पहचान सके कि अगर एक छोटी सी घटना को छोड़ दें तो दिल्ली की सीमा पर जितने भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हैं, जिनमें से बहुत सारे उस दिन दिल्ली की सड़कों पर भी थे, उनमें से किसी ने भी शांति का भंग नहीं किया। ये एक बहुत ही समझने की बात है कि लोग जब भी एक्शन करता है तो शांति में ही हो सकता है। अशांति होगी तो लोग माइनस होता जाएगा, लोग कम होते जाएंगे। क्योंकि अशांति का जो शास्त्र है वो ये कहता है कि वो थोड़े लोगों की ताकत से ही होता है। बहुत सारे लोग आ जाएं तो अशांति करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ताकत से ही वो काम हो जाता है जो थोड़े से लोगों की अशांति से करना पड़ता है। इसलिए उस दिन जो सड़क पर दिखाई दिया वो शांति की तरफ चलने वाले लोग दिखाई दिए। एक भी घटना कहीं से भी ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी की जान गई। अगर जान गई तो एक प्रदर्शनकारी की ही जान गई, भले दुर्घटना से गई हो, लेकिन किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई, किसी ने किसी को मारा नहीं, कहीं आगजनी नहीं हुई। और ये सिर्फ यही नहीं हुआ, इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि जो ट्रैक्टर मार्च निकला वो देश के छोटे छोटे कस्बों में भी निकला। आपके भी व्हाट्सएप पर ऐसी तस्वीरें आई होंगी, मेरे पास तो बहुत सारी आई हैं। बिहार की, उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों की तस्वीरें आई हैं जहां 10-5 ट्रैक्टर लेकर किसानों का मार्च निकला है। इन सैकड़ों जगहों पर से कहीं से भी ये खबर नहीं आई कि कोई मारपीट हो गई, किसी ने किसी को मार दिया, कोई तोड़फोड़ हुई, कहीं आग लगी। यानी देश भर से अगर अशांति की कोई खबर थी तो सिर्फ दिल्ली की सड़क के एक किनारे पर थी। इससे ही पता चलता है कि जनता की ताकत जो है वो हमेशा शांति में है। जनता को जब भी आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो शांति के ही रास्ते से संभव है। अशांति के रास्ते से, दमन से, सत्ता की ताकत से ये संभव नहीं है। इसीलिए शांतिमयता जो है वो कोई ऊपर से लादी हुई चीज़ नहीं है, जनता की आंतरिक ताकत है जो शांति की ताकत है। ये लाल किला जो है जिस पर लोग पहुंच गए, थोड़े गैरकानूनी तरीके से पहुंच गए, शायद थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, कुछ पुलिस वालों को चोट वगैरह भी पहुंची, उन सब का अफसोस तो है ही है हम सबको। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि लाल किला सत्ता की जगह है या जनता की जगह है? लाल किला हमारी आज़ादी का प्रतीक है या सत्ता की ताकत का प्रतीक है? तो जब नेताजी ने लाल किला चलो यह आह्वान किया था तो सरकार से नहीं किया था, जनता से किया था। जनता को कहा था हमको लाल किला पहुंचना है। ये लाल किला भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है, भारत के लोक की संपत्ति है जिसको तंत्र ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो वहाँ किसी को आने नहीं देती है। तो आपने ज़बरदस्ती जिस चीज़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उस दिन लोगों ने उसको छीन लेने की कोशिश की, तो थोड़ी अनुशासनहीनता हुई। मुझको उसकी बहुत फिक्र नहीं है। मुझको इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने ये पहचाना कि उनकी जो चीज़ उनसे छीनी गई थी, हमको वहाँ पहुँचना चाहिए।
सम्मान के साथ पहुंचते, गलत तरीका नहीं अपनाते। लाल किले पर राष्ट्रीय झंडे के अलावा, तिरंगे के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं है जो पहुंचना चाहिए, क्योंकि देश में हर समुदाय के पास, हर धर्म के पास, हर जाति के पास, हर संगठनों के पास अपने अपने झंडे हैं। उनकी अपनी जगह भी है, उनका अपना महत्व भी है, लेकिन वो राष्ट्रीय झंडे की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ी नासमझी हुई कि निशान साहब वहाँ फहराया गया। निशान साहब के सामने हम सब लोग सर झुकाते हैं। स्वर्ण मंदिर में जाने वाला हर आदमी निशान साहब के सामने सर झुकाता है। उसकी अपनी जगह है, वो जहाँ है वहाँ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की बराबरी नहीं कर सकता है, जैसे किसी भी दूसरे धार्मिक झंडे को हम वहाँ नहीं लगा सकते। इसीलिए वो एक बचपना का काम हुआ, लेकिन हमने देखा कि वो लगा और फिर हट भी गया, वो वहाँ टिका हुआ नहीं था। दूसरी और भी बात गौर करनी चाहिए कि जो सबसे ऊपर लाल किले की प्राचीर के ऊपर जो झंडा हमेशा लगा रहता है, जो प्रधानमंत्री नहीं फहराते हैं, देश के प्रतीक के रूप में फहरता रहता है। प्रधानमंत्री तो एक खंभे के ऊपर झंडा फहराते हैं, बाद में उतार लिया जाता है, लेकिन एक झंडा जो हमेशा लहराता रहता है, किसी ने भी उस झंडे को छूने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी उस झंडे का अपमान नहीं किया। यानी उतनी उत्तेजना के समय भी लोगों को इस बात का विवेक था कि तिरंगा झंडा हमारा अपना झंडा है और उसको हाथ नहीं लगाना है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता के नीचे के छुटभइये लोग सभी जो रात दिन ये बोल रहे हैं कि लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी हुआ है, सच ये नहीं है। सच तो ये है कि आपने देश को दुखी किया है। लोगों ने तिरंगे का न तो अपमान किया है और न लोगों ने तिरंगे को किसी तरह से भी नीचा या छोटा दिखाने की कोशिश की है। इसलिए ये नया गणतंत्र है। ऐसा मैंने कहा, किसान इस गणतंत्र का प्रतीक है। गांधी जी ने तो कभी कहा था कि किसान इस देश की आत्मा है, जगत का पिता है। उनकी कल्पना थी कि भारत का प्रधानमंत्री या किसान होगा। तो किसी ने उनसे कहा कि किसान प्रधानमंत्री कैसे होगा, उसको तो ज्ञान भी नहीं है, उसको दुनिया की जानकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा वो दुनिया के लोगों से बात करने की भाषा भी नहीं जानता है, आप कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रधानमंत्री किसान होगा वो सिर्फ इसलिए नहीं, उसको खेती भी करनी पड़ेगी, वो समय पर अपने खेत पर जाकर काम भी करेगा। तो किसी ने कहा फिर देश कैसे चलेगा? दुनिया भर के लोग आएंगे, उनसे बातें करनी पड़ती हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स समझनी पड़ती है। तो उन्होंने हंसकर कहा ये जवाहरलाल किस काम के लिए रखा गया है? इस जवाहरलाल का काम है किसान को अनुवाद करके लोगों की बात बताना कि बाहर से जो लोग आए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। यानी वो किसान की इस भूमिका को इतने बड़े पैमाने पर देखते थे कि देश के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं वो सब उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपनी तरह से इस देश को चला सके। तो किसानों का देश, खेतिहरों का देश, किसान चलाएं, खेतिहर चलाएं, ये स्वाभाविक कल्पना उनके मन में थी। लेकिन गांधी जी की कल्पना का न तो देश बना, न गांधी जी के रास्ते पर देश चला। इसीलिए किसानों का देश हो, इसके लिए तो भी बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन इस 26 जनवरी को एक नई शुरुआत हुई। कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आई, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आई। जो लोग अपनी सुरक्षित जीवन शैली में बंधे रहना चाहते हैं, जिसको इस देश का इलीट कहते हैं, अभिजात्य लोग कहते हैं, उनको कभी भी ये पसंद नहीं आता है कि साधारण लोग आगे आएँ, संगठित हों, आवाज़ उठाएं, अपनी बात देश से कहें, अपनी तरह का देश बनाएं। उनको खतरा लगता है कि अगर इनकी तरह का देश बनेगा तो हमारा क्या होगा। उन सब लोगों को आश्वस्त होना चाहिए कि देश की जनता के साथ खड़े होने में, देश की जनता के साथ बराबरी में आने में किसी का भी खतरा नहीं है, किसी के लिए भी खतरा नहीं है। तो ये दोनों बातें इस बात के गणतंत्र में किसी घटनाक्रम के कारण ही सही, लेकिन सामने आई हैं। इसका एक स्वाद देश ने देखा है, लोगों ने चखा है। और सबसे खुशी की बात है कि वो आंदोलन जो किसान आंदोलन के नाम से भी चल रहा है, वो अभी भी संगठित तौर से जारी है।
वो न तो थका है और न उसने राह भटकी है। तो सही रास्ते पर उत्साह के साथ चलने वाला ये आंदोलन ही नए गणतंत्र को जन्म देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए मैं इसका स्वागत भी करता हूँ और मैंने ये कहा भी कि ये नया गणतंत्र है।